हेलो गाइज, वेलकम टू रियलिटी क्लासेस। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब आपके पास 2 दिन का समय बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। जितने आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस उस तरह के सॉल्व करने हैं जो जिस पैटर्न पे अभी पेपर यूपी ट्रिपल एससी बना रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग जो लेखपाल का एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ था, मतलब 2022 में हुआ था, उसके 75 क्वेश्चन देखेंगे। अब 75 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन तो मैथ के हैं, तो मैथ आपके सिलेबस में है नहीं। इसके अलावा उसमें 3 पार्ट और आते हैं, हिंदी, उसके बाद जीके और योजना। तो योजना वाला जो पार्ट है उसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं, और मतलब 25-25 क्वेश्चन तो सभी में रहते हैं, लेकिन आपके इसमें योजना वाले पार्ट है यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके जीके में से ना 2-3 योजना से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। मतलब आपका जो जीके का 50 क्वेश्चन है ना, उसी में वो शामिल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीके वाले पोर्शन से शुरू करेंगे। और एक बात और, आपको यहाँ पे जो आंसर दिए जाएंगे वो जो आयोग ने रिवाइज्ड आंसर की दी थी उसके आधार पे दिए जाएंगे। मतलब फाइनली आयोग ने जो सही आंसर दिया है उसी के आधार पर, क्योंकि हमारे आपके न मानने से ना कई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है कि इसका ये होगा वो होगा, तो ये बात ही ख़त्म। तो 51 क्वेश्चन नंबर क्या है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें तो इसका जो सही आंसर है ना वो है बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है 52। यदि आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा दीजिए, क्योंकि जिस तरह की मैंने इसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट किया है ना, तो इस तरह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक बार में दिखेंगे, वरना कट जाता है, पता चला क्वेश्चन दिख रहा है आंसर नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से बताने में आसानी रहेगी। दूसरा क्वेश्चन है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। ये थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है, ये मैं बताता इसलिए चल रहा हूँ जिससे आपको पेपर का लेवल जो है था उसका आइडिया लग सके। तो ऑपरेशन पोलो चलाया था हैदराबाद के खिलाफ। सी ऑप्शन आपका सही है, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 53। क्या बोल रहा है, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। अब ये 1 साल से पुराना हो गया तो उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका आंसर चीन, मतलब ये करंट से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 54। भारत में निम्न में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। तो इसमें आपको गोवा और सिक्किम में हो सकता है कन्फ्यूजन हो सके, लेकिन अब यदि आबादी देखोगे ना तो सिक्किम की कम है, तो उस हिसाब से आप आंसर इसका कर सकते हो। सिक्किम है ना, क्योंकि कम लोग होंगे ना तो सीटें कम होंगी, क्योंकि जो डिसाइड होता है ना नंबर ऑफ सीट्स, उत्तर प्रदेश में क्यों है सबसे ज़्यादा, एरिया थोड़ा उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है, यहाँ पे आबादी सबसे ज़्यादा है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है। ये क्वेश्चन कंप्यूटर से है। तो ईएफटी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ये ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोल रहा है, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है। आइलैंड्स पे मतलब क्वेश्चन बनाने की प्रवृत्ति इनकी है, मतलब यूपी ट्रिपल एससी की, और थोड़ा कॉमन वाले कम पूछता है। तो बाफिन देश कहाँ पे स्थित है, कनाडा में। इसका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन नंबर 57। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहा है, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, तो ये आपका अनुच्छेद 19 ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 58। क्या बोल रहा है, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत के वायसराय था वो लॉर्ड लिनलिथगो। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 59। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 60। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। तो आपका जो रोलिंग प्लान है ना वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किए गए थे। 5 ईयर प्लान पे ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर
61 क्या बोल रहा है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं आर्टिकल 36 से 51 के अंदर। तो ए ऑप्शन आपका सही है। 62 क्वेश्चन नंबर है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। शुरू करने की बात कर रहा है तो साबरमती से दांडी तक गए थे। सी ऑप्शन आपका सही है। कुछ लोग इसमें दांडी भी टिक मारे होंगे जरूर। अगला क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला है, सती प्रथा को किसने समाप्त किया। ये भी काफ़ी कॉमन है। 1929 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिंग। तो इसमें राजा राम मोहन राय का नाम भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है 64 क्या बोल रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस पर निर्भर थी। ये पूछ रहा है। तो उस समय कृषि पर निर्भर थी। कृषि प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब इसमें कन्फ्यूजन कई लोगों को हुआ होगा। तो इसमें सही आंसर है ना, इन्होंने बी को माना है 8। चलो गिन लेते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली को छोड़ रहे हैं क्योंकि दिल्ली यूटी है। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उसके बाद बिहार। तो 8 हो गए। तो इन्होंने दिल्ली को नहीं लिया। कुछ लोगों ने इसमें 9 मारा था लेकिन 9 उन्होंने बोला नहीं क्योंकि राज्य बोल दिया है ना। तो इसका सही आंसर 8 ही आयोग ने माना है। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो कृषि आधारित है उत्तर प्रदेश। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है। अब इस क्वेश्चन में भी काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था। तो इसमें से कोई नहीं को डी है ना जो ऑप्शन उसको आयोग ने सही माना है। अगला क्वेश्चन नंबर 68 निम्न में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है आपकी थारू जनजाति की। बी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो ये है बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 70 उत्तर प्रदेश में आईटी शहर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। तो ये स्थापित किया जा रहा है लखनऊ में। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। स्ट्रेट की बात कर रहा है। तो ये है जिब्राल्टर जो आपको भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, बांध और नदी को मिलाना है। इसमें थोड़ा सा मतलब कॉमन भी आपको कॉमन सेंस होगा। तो गोविंद वल्लभ पंत तो रिहंद नदी आपको पता ही होगा। तो आप पहले कभी मार देंगे तो अच्छे पहले कभी 2 में दिया गया है। परीक्षा बांध जो है ना वो बेतवा नदी में है। कहाँ पे, झांसी में। तो दूसरे का सी हो गया। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। कंप्यूटर से क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये आपका आया था 73 में। पूछ रहा है आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, थोड़ा सा अजीब तरह का क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन है सी, ईमेल अटैचमेंट खोलकर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। इसका सही आंसर है डी, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। और क्वेश्चन नंबर 75 ये करंट का है, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया। तो ये हैं रिधम ममानिया। बी ऑप्शन आपका सही है।
अब जो देखते हैं हिंदी वाला पोर्शन, सभी पोर्शन में 25-25 क्वेश्चन पूछे गए थे। जीवन पति का समानार्थी शब्द आपसे पूछ रहा है, तो इसमें पति भी सही है और यमराज भी सही है, तो लेकिन आयोग ने फुल मार्क दे दिए हैं इसमें, आप ये समझ लो। मतलब इस क्वेश्चन में सभी को फुल मार्क मिलेंगे, कहने का मतलब ये है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर है सेकंड, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसका सही आंसर है ए, अतीन्द्रिय। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग आपसे पूछ रहा है, तो विवाह जो है ना वो पुल्लिंग है। चौथा क्वेश्चन नंबर है, पंखा का बहुवचन, हिंदी काफ़ी इजी आई थी, तो पंखा का पंखे, डी ऑप्शन आपका सही है। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं, दुशासन का संधि विच्छेद, तो दु प्लस शासन, ये जो आधा सा है ना वो यहाँ पे विसर्ग बन जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर है 6, क्या बोल रहा है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो भाग्यवान होता है, रामायण होता है, लालायित आपका सही है, बाकी वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि होता है। सातवां क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो अधो गति नहीं, गति होता है, उज्ज्वल तो बहुत ही बुरी तरह से गलत लिखा है, विस्मरण सही है, और ऐसी सही है, तो तीसरा चौथा सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो संबल जो है ना ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, डी ऑप्शन सही है। 9वां क्वेश्चन नंबर है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, ये आपसे बोल रहा है। सांझ दोपहर कृपण दाता, ये आपका विलोम शब्द सही है, कृपण मतलब कंजूस और दाता मतलब दानी, बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है, अरुण का अनेकार्थी शब्द, तो अरुण का प्रातःकालीन सूर्य के लिए बोलते हैं और सिंदूर के लिए बोलते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। 11 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, तो इसमें किस भाग में त्रुटि थे? तो अनेकों लोग नहीं होता है, अनेक होता है, अनेक लोग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से तत्सम शब्द है? तत्सम तो अक्षर है ना, आंसू का अश्रु होता है, आँख का अच्छी होता है, और आशीष ना ये गलत लिखा है, देखो, डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें आयोग ने दूसरे वाले को सही माना है, बाकी को उसे मृत्युदंड की सजा, तो मृत्युदंड सजा थोड़ी होगी, मुझसे मृत्युदंड हुआ। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, तो यहाँ पे भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ये गलत है यहाँ पे। और मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं, तो यहाँ पे मुझे, तो बाकी 3 गलत हैं, आयोग ने केवल सेकेंड वाले को सही माना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पहला, तीसरा और चौथा अशुद्ध है, अशुद्ध पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोल रहा है, खग जाने खग की ही भाषा, इसका क्या अर्थ है? बी ऑप्शन इसका सही है, समान प्रवृत्ति वाले ये एक दूसरे को सराहते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी का एक फेमस ही मुहावरा है, ये समझ लो। 15 क्वेश्चन नंबर है, हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें कौन सा कारक है? तो को जो है ना इसमें कारक पूछ रहा है, तो प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय कर्ण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, तो ये आपका संप्रदान कारक है, 15 का सी। अब इसके आगे आपका दिया गया है पैसेज, तो चलो पैसेज पढ़ते हैं। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है।
आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। देखो पहला क्वेश्चन जो 16 है ना, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, तो मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। तो 16 का आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति वरन उसके समस्त जीवन को भी ढक लेता है। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मानव का जीवन धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की, सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता है। ऐसा जीवन ही सफल है। ये आपका हो गया इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, चलो वो देखते हैं। तो 16 का तो सी बता दिया। 17 असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, तो ये अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, बी ऑप्शन सही है। 18 क्वेश्चन नंबर, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। पहला दिया गया निष्काम भाव से, तो ये सही है। सफलता असफलता की चिंता किए बिना कर्तव्य पालन करना चाहिए, ये भी सही है। आशा निराशा के चक्कर में फंसे बिना, तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं, इससे आप मतलब मैच कर सकते हो वहाँ पे लाइन में जाके। तो इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 19, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है जो असफल होने पे प्रयास नहीं करते। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवन की सार्थकता किसमें है, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। ये 5 क्वेश्चन इस पे आए हुए थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला, निम्न में से सलाका का तद्भव रूप है, तो सलाका सलाई इसका तद्भव रूप है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है, तो मोद और हर्ष ये इसके पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, अपना पराया किस समास का उदाहरण है। तो अपना पराया बीच में लगा है ना, द्वंद्व समास, डैश लग के अपना पराया धीरे धीरे, इन सब में द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि सही संधि विच्छेद का चयन करना है, तो वीर प्लस अंगना तो वीरांगना का होता है ये, तो सी ऑप्शन आपका सही है। 25वां क्वेश्चन है, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ। तो मुहावरे कब्र में लटकना मतलब मृत्यु के पास होना, जिसकी मृत्यु होने वाली होती है उसको बोलते हैं ना कि इनके पैर कब्र में लटके हुए हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। अब यहाँ से 25 क्वेश्चन योजनाओं से आए थे। अभी आपका सिलेबस पुराना है, अदरवाइज़ आपके सिलेबस में भी ना योजनाओं से और ज़्यादा क्वेश्चन आते, क्योंकि अभी नया पैटर्न जो है ना, मतलब वीडियो और लेखपाल की जो पोस्ट है ना उसमें ज़्यादा भिन्नता नहीं, एक सा काम है लगभग, मतलब दोनों एक गांव से रिलेटेड हैं। चलिए 76 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछ रहा है, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इससे आपको आइडिया लगेगा किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका सही आंसर है बी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, क्या बोल रहा है, निम्न में से किस मंत्रालय का नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो एकीकृत बाल विकास योजना, विकास सेवा योजना कौन मंत्रालय के अंतर में आता है, सीधी सी बात ये है। तो ये आता है आपका डी ऑप्शन सही है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला है क्वेश्चन नंबर 79,
क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है। ये थोड़ा सा कॉमन है। ई स्वामित्व योजना जो है ना, ये है। सी ऑप्शन आपका सही है कि आपका खेत का सर्वेक्षण किया जाएगा, उसी हिसाब से बॉर्डर डिसाइड किया जाएगा। 80 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विभाग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्रामीण सड़क संपर्क विभाग कौन सी योजना के लिए जिम्मेदार है, आप ये समझ लो। तो इसका सही आंसर है ए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगला क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है। तो इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। ये हो गई आपकी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसका नाम हो गया मनरेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83, चलो 83 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्या बोल रहा है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये आपकी है NSAP, शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा था, इस वजह से कई लोग इसमें हड़बड़ा गए थे। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही है। देखो अगले क्वेश्चन नंबर 84 में भी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे पूछ लिया है, भारत सरकार की निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है। तो इसका ए ऑप्शन सही है पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। 85 क्वेश्चन नंबर है, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। तो ये लखनऊ में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था। तो इसका डी ऑप्शन सही है आपका, प्रधानमंत्री आवास योजना वो ग्रामीण। अगला क्वेश्चन है 87, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है। उत्तर प्रदेश की ई स्वास्थ्य पहल की बात कर रहा है। तो ये है आपकी ए, उत्तर प्रदेश HMIS, मतलब उत्तर प्रदेश हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन नंबर 88, क्या बोल रहा है, निम्न में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बी ऑप्शन इसका सही है। 89 क्वेश्चन नंबर है, हिंदी वाला पढ़ रहे हैं, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर है ए, 2003। 90 क्वेश्चन नंबर है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया। तो ये सही आंसर है इसका सी, 2020। अगला क्वेश्चन नंबर 91, क्या बोल रहा है, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका वो पूर्ण रूप है फार्मर फील्ड स्कूल, बी ऑप्शन आपका सही है। 92 क्वेश्चन नंबर है, केंद्र सरकार की निम्न में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। तो उज्ज्वला योजना है जो ना, उसका वही है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अभी इसका 2.0 भी चल रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास एवं पुनः उत्पन्न करना था। तो ये आपका उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम इसका काम था, ए ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 94, क्या बोल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई थी।
तो ये शुरू की गई थी यूपी मातृभूमि योजना। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यवहार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो इसका सही आंसर है आपका उज्ज्वला योजना ए। अगला क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो इसका सही आंसर है सी, उस्ताद योजना। अगला क्वेश्चन नंबर 97 लिखा है, निम्न में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रदान करती है? तो ये आपकी ट्रेड योजना, TREAD। अगला क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने के अनुदान के पात्र हैं? इसका सही आंसर है सी, 45% उनको अनुदान मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है, कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों जो हाई स्कूल पास हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए कितनी रकम दी जाती है? तो सी ऑप्शन इसका सही है, 30,000। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये हो गए आपके 75 क्वेश्चंस लेखपाल के एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।